Hello, dear students. How are you all? I hope you all are doing great. Welcome to your SST class. In previous class, we have discussed about history's chapter number first, and in today's class, हम discuss करने वाले हैं history का chapter number 2, and the title of the chapter is European Power in India. मतलब कि जो Europeans थे, उन्होंने कैसे power किया बच्चों इंडिया के अंदर. India had seen huge empires and kingdoms come and go for thousands of years. इंडिया ने क्या देखा है कि बड़े बड़े empires थे, kingdoms थे जो कि आए हैं और गए हैं बहुत सारे thousands of years में. With the Muslim invasion started the medieval period in history. अब बच्चों जब मुस्लिम का इन्वेजन हुआ था तो उसी से स्टार्ट हुआ था हमारा medieval period. Several famous dynasties हैं जो देखने को मिलती है आपको इंडिया में, जैसे कि आपका स्लेव डायनेस्टी है, द तुगलक्स हैं, खिलजीज हैं, सैयद्स हैं. उसके अलावा आपके पास लोधी डायनेस्टीज हैं, एंड द अल्टीमेटली द मुगल्स हैड बीन लेड बाय दीज इन्वेजन्स. Babur descended Genghis Khan and Taimur the Lame in the 16th of century. जो बाबर था बच्चों वो कौन था? वो डिसेंडेड था जंगीज खान का और तैमूर का. कब बच्चों? 16th सेंचुरी के अंदर. उसके अलावा हम यहाँ पे अगर दौलत खान की बात करते हैं बच्चों, तो जो दौलत खान लोधी था वो कौन था? वो हमारा डिसग्रंटल रिलेटिव था इब्राहिम लोधी का, जिसने क्या किया? जिसने लर्ट किया बाबर को कि वो इंडिया आए. Then Babur was already fed up with acquiring and losing Kabul again and again. अब बच्चों जो बाबर था वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा फेड अप हो चुका था क्योंकि वो बहुत बार काबुल को हार चुका था. तो उसने डिसाइड किया कि वो इंडिया में आएगा, और वो इंडिया में आया किसके थ्रू बच्चों? ख्याबर पास के थ्रू. और उसने डिफीट किया किसको? इब्राहिम लोधी को इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत. He thus laid down the foundation of a great Mughal empire. उसके बाद उसने क्या किया बच्चों? उसके बाद उसने स्थापित किया, फाउंडेशन किया उसने ग्रेट मुगल एम्पायर का, जो कि लास्ट किया अराउंड 200 years and rose to its climax during the regions of अकबर, जहांगीर एंड शाहजहां. तो देन बच्चों अब हम बात करेंगे disintegration of Mughal empire. In the last phase of Aurangzeb's reign, the great Mughal empire started declining. अब बच्चों जब औरंगजेब था मुगल एम्पायर में तो उस टाइम पे हमें क्या देखने को मिला कि धीरे धीरे मुगल एम्पायर डिक्लाइन होने लगा. मेन रीजन इसका क्या था बच्चों? क्योंकि ये जो डिसइंटीग्रेशन हुआ था इसका मेन रीजन ये था क्योंकि वो प्रोलॉन्ग्ड मतलब बहुत लंबे टाइम के लिए एब्सेंट था. कहाँ से बच्चों? अपने हार्टलैंड एम्पायर से. हिज His जागीरदार्स इन द नॉर्थ फेल्ड टू कलेक्ट देयर ड्यूज. अब जो उसके जागीरदार्स थे वो क्या नहीं कर पा रहे थे? वो उनके ड्यूज को कलेक्ट भी नहीं कर पा रहे थे विलेजेस से, एंड वो बहुत ज्यादा बिजी हो चुके थे कैप्चरिंग द जागीर्स ऑफ द डेक्कन. अब जो बच्चे औरंगजेब थे वो ऑलरेडी डेक्कन में बहुत ज्यादा बिजी थे अपने जागीर्स को कैप्चर करने के लिए, कि वो इतना बिजी हो गए कि उन्होंने अपने एम्पायर में भी आना छोड़ दिया. ठीक है, तो इसी वजह से क्या हुआ? धीरे धीरे उनका जो रूलर एरिया था वो धीरे धीरे कम होने लगा. Several of Aurangzeb's orders were not compiled with his absence because his nobles did not support them. अब बच्चों जो औरंगजेब के ऑर्डर्स हुआ करते थे वो भी कोई लोग नहीं मानते थे क्योंकि जो नोबल्स थे वो उनको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते थे. The local power mongers of the areas that experienced economic growth in the 17th century felt increasingly confident and standing at their own. अब बच्चों धीरे धीरे क्या होने लग गया कि जितने भी वहां पे कौन थे लोकल पावर मॉन्गर्स थे उनको खुद में इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस फील होने लग गया कि उन्होंने कहा कि हम अपने लिए खुद खड़े हो सकते हैं. द सफिशिएंट कमीशनिंग ऑफ मनसबदार्स फार आउटस्ट्रिप द एम्पायर ग्रोथ इन द एरिया एंड रेवेन्यूज. इन अदर वर्ड्स हम बोल सकते हैं कि जो भी हमारे मनसाब्स थे, feudal delegations of power carried military obligations that were no longer supported by the appropriate फिजिकल रिसोर्सेज. उन्होंने क्या करा बच्चों? वो अपना अपना खुद ही देखने लग गए और जो औरंगजेब का जो पावर था वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लग गया. देन बट इफ द रिसोर्सेज एंड रिकॉर्ड्स आर टू बी कंसिडर्ड, अगर हम क्या करें रिसोर्सेज और रिकॉर्ड्स को कंसिडर करते हैं, द सीड ऑफ द डिसइंटीग्रेशन वर ऑलरेडी सोन बाय औरंगजेब हिमसेल्फ. तो हम ये देख सकते हैं कि जो डिसइंटीग्रेशन हुई है मुगल एम्पायर की वो ऑल बिकॉज ऑफ औरंगजेब स्टार्ट हुई है. हिज सस्पिशियस नेचर, क्योंकि उसका जो नेचर था वो बहुत ज्यादा सस्पिशियस था. नैरो रिलीजियस आउटलुक मेड इट डिफिकल्ट फॉर हिम टू रूल द एम्पायर. और क्या था बच्चों? उसका बहुत ही ज्यादा नैरो रिलीजियस आउटलुक था जिसकी वजह से बहुत ज्यादा उसको डिफिकल्टी हो रही थी एम्पायर को रूल करने के लिए. इसकी वजह से क्या हुआ बच्चों? रिवॉल्ट होने लग गए किसके? जाट के, सिख के, सनातनीज के और राजपूत के. ये सारे ही क्या देखने को हमें मिले? रिवॉल्ट देखने को मिले.
उसके बाद अगर बच्चों हम बात करते हैं पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया की, द मुगल एम्पायर वेल नोन फॉर यूनाइटिंग द होल कंट्री बाय मीन्स ऑफ एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप्ड इन द एरिया ऑफ ग्रेट मुगल्स एंड एंडेड इन 1707 विद औरंगजेब डेथ। अब बच्चों जो मुगल एम्पायर था वो वेल नोन था किस चीज के लिए, कि वो कंट्री को यूनाइट करके रखता है, उसने एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन बना के रखा हुआ है और बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुई है इन द एरा ऑफ ग्रेट मुगल्स। लेकिन ये सारी चीजें कब एंड हुई, 1707 में एंड हो गई जब औरंगजेब की डेथ हो चुकी थी। The first six Mughal empires ruled for a time span of almost 200 years। अगर हम फर्स्ट सिक्स मुगल एम्पायर्स की बात करते हैं तो उन्होंने ऑलमोस्ट 200 ईयर्स के लिए रूल किया। बट इन द 58 years आफ्टर औरंगजेब डेथ देयर वर 8 एम्पायर्स, 4 of whom were murdered and 1 disposed। लेकिन 58 ईयर के बाद जब औरंगजेब की डेथ हुई तो उस 8 एम्पायर्स में से बच्चों जो 4 थे वो मर्डर कर दिए गए और एक को डिस्पोज कर दिया गया। This chaotic situation had a destructive impact on the Mughal Empire। जिसकी वजह से क्या हुआ बच्चों, ये जो chaotic situation आई जिसकी वजह से सब लोग क्या हो तो बच्चों ये जो chaotic situation थी जिसकी वजह से बहुत ही destructive impact हमें देखने को मिला मुगल एम्पायर के अंदर। The new rulers had lost their reliability and there were several revolts against the administration। अब जो नए रूलर्स आए थे उनके अंदर कोई भी रिलायबिलिटी नहीं थी तो हमें बहुत सारे रिवॉल्ट देखने को मिले एक दूसरे के against। The country soon broke down into smaller estates ruled by the petty nawabs, feudal overlords, who had shot to prominence in the vacuum left by the crumbling imperial evidence। अब बच्चों क्या हुआ, धीरे धीरे इतने ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होने लग गए कि जो कंट्री थी वो धीरे धीरे ब्रेक डाउन होने लग गए स्मॉल स्मॉल स्टेट्स में, जिनको कौन रूल करने लग गए, हमारे जो पेटी नवाब थे वो रूल करने लग गए और फेडरल ओवरलॉर्ड्स हमें देखने को मिले। द सक्सेसर्स ऑफ औरंगजेब नोन एज द लेटर मुगल्स। अब बच्चों जो सक्सेसर्स थे किसके, औरंगजेब के, उनको हमने क्या कहा, द लेटर मुगल्स के नाम से वो जाने गए। These nobles aligned themselves into several factions। अब बच्चों इन्होंने क्या किया, खुद को अलाइन किया several factions में on the basis of their separate origin। अपने origin के basis पे उन्होंने क्या किया बच्चों, बहुत सारे factions में वो लोग अलाइन हो गए। The consequences of such factions being formed was that every group feud with each other for the supremacy। अब इसका जो consequence था वो क्या निकला कि हर एक ग्रुप क्या करता था, दूसरे ग्रुप के साथ लड़ता था और ये दिखाता था कि हम ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तुम लोग वीक हो, right, at the time of consolidating its own power। Then बच्चों हम बात करेंगे attacks of नादिर शाह। नादिर क्यूली was the actual name of नादिर शाह। तो बच्चों नादिर शाह का एक्चुअल नाम क्या था, नादिर क्यूली था। नादिर बिकम द रूलर ऑफ पर्शिया। कहाँ का रूलर बना बच्चों, ये पर्शिया का बना। कब बना, 1736 में, आफ्टर द डिमाइस ऑफ लास्ट पर्शियन सुल्तान। जब डिमाइस हुआ किसका, लास्ट पर्शियन सुल्तान का, उसके बाद नादिर शाह क्या बना बच्चों, वो बना हमारा रूलर ऑफ पर्शिया। ही अज्यूम द टाइटल ऑफ शाह, और उसने क्या किया, अपने शाह के टाइटल को अज्यूम किया और वो लगाता रहा। इन ऑर्डर टू एक्सपैंड हिज टेरिटरी, उसको अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड करना था तो इसलिए उसने क्या किया, उसने कॉन्क्योर किया किसको बच्चों, कंधार को। बिफोर टर्निंग हिज अटेंशन टू इंडिया, इंडिया से पहले उसने कंधार पे क्या किया बच्चों, कॉन्क्योर किया। उसको वो बहुत ज्यादा अवेयर था कि अगर हम इंडिया की बात करते हैं उस टाइम पे बहुत ज्यादा केओटिक क्या थी, पॉलिटिकल कंडीशंस थी, तो उसने इसका फायदा उठाया और उसको पता था कि जो मुगल रूलर है उनके अंदर भी बहुत ज्यादा इनएफिशिएंसी है। तो इस वजह से उसने क्या किया बच्चों, उसने अटैक किया इंडिया के अंदर कब, 1739 में, और उसने डिफीट किया किसको, मुगल आर्मी को, इन द बैटल ऑफ करनाल इन फरवरी 1739। देन बच्चों उसके बाद क्या हुआ, मोहम्मद शाह जो थे वॉज मेड प्रिजनर एंड दिल्ली केम अंडर द कंट्रोल ऑफ नादिर शाह। उसने मोहम्मद शाह को प्रिजनर बना दिया और जेल के अंदर बंद कर दिया और दिल्ली का सारा जितना भी था वो किसके कंट्रोल के अंदर आ गया बच्चों, नादिर शाह के कंट्रोल के अंदर आ गया। ही प्लंडर्ड दिल्लीज मैसिव वेल्थ। उसने क्या किया बच्चों, दिल्ली की जो हमारी मैसिव वेल्थ थी, जितना भी सोना था, खजाना था, उसके अंदर बहुत ज्यादा प्लंडर करने की कोशिश करी। उसके बाद द पर्शियन ट्रूप्स लेफ्ट दिल्ली। उसके बाद जितने भी पर्शियन ट्रूप्स थे वो दिल्ली छोड़ के चले गए। कब बच्चों, मई 1739 में। और जितना भी वेल्थ था हमारे दिल्ली का वो सब चीजें लेके चले गए, जिसमें कि हमारे वर्थ ₹70 करोड़ थे। उसके अलावा फैबुलस कोहिनूर डायमंड भी था और एक प्राइसलेस पिकॉक थ्रोन भी उसमें क्या था बच्चों, शामिल था, जो कि वो सारी चीजें लेके चले गए। और आज के टाइम पे वो सारी चीजें पर्शियन पावर को सिंबलाइज करती हैं।
दिस लेफ्ट द एम्पायर वाइड ओपन टू द थ्रेट ऑफ इन्वेजन फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट। इसकी वजह से क्या हुआ बच्चों, हमें थ्रेट होने लग गया कि ऐसे तो कोई भी इन्वेड कर सकता है नॉर्थ वेस्ट से और हम पे हमला करके सारी चीजें लेके जा सकता है। इन द मीन टाइम द मराठास हैड सर्फेस्ड एज अ सिग्निफिकेंट पावर इन द कंट्री। और उसी टाइम पे जो मराठास थे वो वहां पे आए और उन्होंने क्या दिखाया कि उनके अंदर एक सिग्निफिकेंट पावर है जिससे कि वो अपनी कंट्री को बचा सकते हैं। नाउ बच्चों अगर हम देखें एक्सपेंशन एंड डिक्लाइन ऑफ मराठा पावर, तो छत्रपति शिवाजी इज सेड टू बी द फाउंडर ऑफ मराठा एम्पायर। मराठा एम्पायर के जो फाउंडर थे वो कौन थे बच्चों, वो हमारे छत्रपति शिवाजी थे। अंडर हिज स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल लीडरशिप द मराठास क्रेव्ड आउट देयर ओन किंगडम इन 1646। अब बच्चों जो उनका क्या था, मराठा एम्पायर था, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, बहुत ज्यादा पावरफुल था। तो उन्होंने क्या किया बच्चों, उन्होंने अपना ही एक किंगडम बनाया कब, 1646 में। Before that, Marathas chieftains were in the service of बीजापुर सुल्तान इन दी वेस्टर्न डेक्कन। उससे पहले बच्चों जो हमारे मराठा के चीफेंस थे वो कहाँ पे सर्विस दे रहे थे, वो सर्विस दे रहे थे बीजापुर सुल्तान के यहाँ, जो कि वेस्टर्न डेक्कन में प्रेजेंट है, अंडर द मुगल्स। औरंगजेब द लास्ट ग्रेट एम्पायर ऑफ द मुगल पीरियड। तो बच्चों जो हमारा मुगल पीरियड का जो लास्ट कौन था, लास्ट ग्रेट एम्पायर था जिसका नाम औरंगजेब था, उसने डिफीट किया था मराठास को। By 1673, Shivaji had a strong control over the most of the western Maharashtra। अब 1673 तक आते आते शिवाजी ने क्या किया बच्चों, बहुत ज्यादा कंट्रोल कर लिया हमारे वेस्टर्न महाराष्ट्र की तरफ। इन 1674 की अगर हम बात करें तो उसने क्या किया, उन्होंने अज्यूम किया अपना टाइटल ऑफ छत्रपति एट इज मैसिव कोरोनेशन। ही पास्ड अवे इन 1680। वो कब पास्ड अवे हुए बच्चों, 1680 में पास्ड अवे हुए, but not before he had succeeding in setting up a vast Maratha empire। लेकिन देन बच्चों तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मरने से पहले बहुत ही वास्ट मराठा एम्पायर को एस्टेब्लिश कर दिया। ही हैड ऑल्सो डेवलप्ड एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। उसके अलावा उन्होंने डेवलप किया एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन को, और बहुत ही ज्यादा उनकी पावरफुल आर्मी थी जो कि अपनी यूनिक ब्रांड ऑफ स्ट्राइक एंड रिट्रीट वेलफेयर के लिए जानी जाती थी, और आज के टाइम पे हम उनको गुलेरिया वेलफेयर के नाम से भी जानते हैं। After Shivaji's demise, however, family conflict and lack of good leadership forced the Peshwas of Maratha Empire to take control of the power of the state। अब बच्चों क्या हुआ, शिवाजी के डेथ के बाद या फिर डिमाइस के बाद जितने भी फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स थे या फिर उसकी वजह से एक लीडरशिप भी अच्छी नहीं हुई, जिसकी वजह से जो पेशवास थे उन्होंने क्या किया बच्चों, मराठा को पूरा कंट्रोल कर लिया। द पेशवास डायनेस्टी रिजाइन फ्रॉम 712 टू 1818। अगर हम देखें जो पेशवा डायनेस्टी थे बच्चों, उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिगाइन किया फ्रॉम 1712 टू 1818। उसके बाद बच्चों कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से जो मराठा थे वो फेल हुए या फिर फेलियर उनका हुआ। द मेन फैक्टर्स बिहाइंड द डिफीट ऑफ मराठास इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वर, फर्स्ट इज द फॉल्टी स्ट्रैटेजी। उनकी जो स्ट्रैटेजी थी वो बिल्कुल ही फॉल्टी हो चुकी थी, ठीक है। देन सेकेंड इज द लैक ऑफ सॉलिडरिटी। उनके अंदर क्या था बच्चों, सॉलिडरिटी बिल्कुल कम थी। इन कॉन्ट्रास्ट अहमद शाह अब्दुल गॉट सपोर्ट of the ever-weaving and notoriously treacherous Indian nobles and rulers who were once united in their oppositions to the Marathas, while the defeat at the third battle of Panipat no doubt crippled the huge loss in money and manpower। अब बच्चों जैसे ही वो लोग थर्ड बैटल हारे, ठीक है, पानीपत का, तो उसकी वजह से क्या हुआ, उनको बहुत ज्यादा ह्यूज लॉस हुआ, इसका मनी का और मैन पावर का, क्योंकि वॉर की वजह से बहुत सारे लोगों की जान गई, साथ में जितने भी रिसोर्सेज थे वो उन्होंने सारे किस पे लगा दिए थे, वॉर्स पे लगा दिए थे, जिसकी वजह से मनी भी चली गई थी। द मराठा राउट एट पानीपत एंड फाइनली लेड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ देयर वंस राउंड एम्पायर। जिसकी वजह से क्या हुआ, जो मराठा थे उन्होंने, मराठा का धीरे धीरे क्या होने लग गया बच्चों, डिसइंटीग्रेशन होने लग गया, और उनका जो वन प्राउड एम्पायर था वो धीरे धीरे टूटने लग गया। देन बच्चों हम बात करेंगे राइज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स की। Soon on the downfall of the central authority of Delhi, the provinces of the Awadh, Bengal and Mysore also came into existence as a consequence of revolts of their governors। अब बच्चों क्या हुआ, जैसे ही डाउनफॉल हुआ किसका, सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ दिल्ली का, तो जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिले, अवध, बंगाल और मैसूर कहाँ पे आए बच्चों, एग्जिस्टेंस में हमें देखने को मिले। सबसे पहले हम बात करेंगे अवध की। सादत खान वॉज द गवर्नर ऑफ अवध इन 1722। अब बच्चों जो सादत खान थे वो कौन थे, वो गवर्नर थे अवध के 1722 में। वो कैसे थे बच्चों, वो बहुत ही ज्यादा एबल रूलर थे एंड केपेबल सोल्जर्स भी थे। ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन इन लॉ सफदरजंग।
लेकिन उनको किसने सक्सीड किया बच्चों? उनके सन इन लॉ ने किया, जिसका नाम सफदरजंग था। हु वॉज एन एलिजिबल एडमिनिस्ट्रेटर, वो कौन था बच्चों? एलिजिबल एडमिनिस्ट्रेटर था। ही बिकम द नवाब ऑफ अवध, और वो बाद में कौन बना बच्चों? नवाब ऑफ अवध बना 1739 में। उसका बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल सपोर्ट था और असिस्टेंट था, जिसकी वजह से वो कौन बना बाद में? वो एसोसिएट बना बच्चों किसका? मोहम्मद शाह का। हु लेटर मेड हिम द गवर्नर ऑफ कश्मीर, और बाद में मोहम्मद शाह ने क्या किया? सादत खान को गवर्नर ऑफ कश्मीर बना दिया। ड्यूरिंग द लास्ट ईयर ऑफ मोहम्मद शाह, सफदरजंग टुक कंप्लीट कंट्रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ऑफ मुगल एम्पायर। धीरे धीरे क्या हुआ बच्चों? जैसे ही लास्ट ईयर थे किसके? मोहम्मद शाह के, तो सफदरजंग ने क्या किया? सारी चीजों के ऊपर कंट्रोल कर लिया, खास करके एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ऑफ द मुगल एम्पायर। However, court politics stopped him from taking full control, लेकिन उस टाइम पे कैसी पावर थी बच्चों? कोर्ट पॉलिटिक्स होती थी, जिसकी वजह से वो फुल कंट्रोल नहीं ले पाया। एंड ही वॉज डिसमिस्ड, और उसको डिसमिस कर दिया गया कब? 1753 में। ही केम बैक टू अवध एंड पास्ड अवे इन 1754, उसके बाद वो फिर से अवध आया। His son Sujauddaulah succeeded him. Sujauddaulah rule witnessed important political changes. उसने क्या देखे बच्चों? बहुत सारे political changes देखे। And then उसके बाद he passed away in 1775. कब passed away हुआ बच्चों? 1775 में। And was succeeded by his son, और किसने succeed किया बच्चों उसको? उसके son ने, जिसका नाम था असफउद्दौला। देन बच्चों हम बात करेंगे किसकी? हम बात करेंगे अब बंगाल की। एट द टाइम ऑफ औरंगजेब डेथ, जिस टाइम पे औरंगजेब की डेथ हुई थी, उस टाइम पे मुर्शिद कुली खान थे, जो कि कौन थे? इंचार्ज थे प्रोविंस ऑफ बंगाल के। इन 1717 एम्पायर फर्रुखसियार मेड हिम द गवर्नर ऑफ बंगाल, और बाद में जो फर्रुखसियार थे उन्होंने क्या किया बच्चों? उसको गवर्नर बना दिया बंगाल का। This was just a face-saving decision because in real fact, Murshid Quli Khan behaved as an independent ruler and owned only nominal allegiance to the Mughal Empire। और ऐसा क्यों किया गया बच्चों? ये बहुत ही ज्यादा फेस सेविंग डिसीजन था और रियल फैक्ट था, क्योंकि जो मुर्शिद खान था वो कैसे बिहेव करता था? जैसे कि वो एक इंडिपेंडेंट रूलर है, इसलिए उसको क्या बना दिया गया? उसको गवर्नर ऑफ बंगाल बना दिया गया। ड्यूरिंग हिज टाइम द प्रोविंस prospered, he assisted and promoted the growth of trade। उसने क्या किया बच्चों? उसने असिस्ट किया, प्रमोट किया, ताकि ग्रोथ हो पाए ट्रेड की। एंड सक्सीडेड इन जनरेटिंग प्रॉस्पेरिटी, और उसकी वजह से क्या हुआ? बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी हमें देखने को मिली और ऑफ दैट रीजन। आफ्टर हिज डेथ, उसकी डेथ कब हुई बच्चों? 1727 में। हिज सन इन लॉ, जिसका नाम था सुजाउद्दीन मोहम्मद खान, मैंने सही बोला ना? ठीक है। After his death in 1727, his son-in-law Sujauddin Muhammad Khan succeeded him with improved the administration and restored the state of its finances। उन्होंने क्या किया बच्चों? उन्होंने improve किया एडमिनिस्ट्रेशन को and restore किया जितने भी स्टेट के फाइनेंसेस थे उनको। but because of his vices, power slipped into the hands of his advisors। लेकिन उनके vices की वजह से क्या हुआ बच्चों? जितनी भी पावर थी वो उनके हैंड से स्लिप हो गई और उनके एडवाइजर्स के पास चली गई, जो कि थे आलमचंद, हाजी अहमद एंड जगत सेठ। सुजाउद्दीन पास्ड अवे इन 1739। ही पास्ड अवे बच्चों कब? 1739 में। तो उनके जो सन थे जिनका नाम था सरफराज खान बिकम द नेक्स्ट रूलर। वो कौन बने बच्चों? नेक्स्ट रूलर बने। बट ही ऑल्सो नेग्लेक्टेड द एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन उन्होंने भी वही गलती करी। उन्होंने क्या किया? नेग्लेक्ट किया एडमिनिस्ट्रेशन को। अल्टीमेटली जो ब्रदर थे जिनका नाम था हाजी अहमद अली वर्दी खान and the deputy governor of Bengal occupied the seat of Bengal in 1714। इन्होंने ही क्या किया बच्चों? ऑक्यूपाई किया बंगाल की सीट को 1740 में। सरफराज खान was defeated and murdered in the battle। अब बच्चों जो सरफराज खान थे वो डिफीट हुए गए थे, कहाँ पे बच्चों? बैटल में, और वहीं पे उनका मर्डर हो चुका था। नाउ बच्चों अली वर्दी खान वॉज अ एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर। अली वर्दी खान कौन थे बच्चों? बहुत ही एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर थे। एंड ही पास्ड अवे इन 1756, और उनको सक्सीड किसने किया बच्चों? उनके ग्रैंडसन ने, जिसका नाम था सिरजादुल्लाह। जस्ट एज हिज ग्रैंडफादर हैड टॉट हिम, सिरजादुल्लाह बिगिन टू सप्रेस हिज एनिमीज। उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया बच्चों? उन्होंने अपने एनिमीज को सप्रेस करना स्टार्ट कर दिया जैसे ही वो पावर में आए। He ruled for little over 1 year। उन्होंने 1 साल तक रूल किया। And in that period he had to deal with enemies। और उस पीरियड में उसको बहुत सारे एनिमीज से डील करना पड़ा, जो कि उसकी फैमिली के ही थे और आउटसाइड के लोग भी उसके एनिमीज थे। Then बच्चों coming to Hyderabad, the independent state of Hyderabad in the Deccan was founded by
चिनकुलिज खान। किसने किया था बच्चों? चिनकुलिज खान ने किया था। Who was appointed, जिनको अपॉइंट किया गया एज अ गवर्नर ऑफ द 6th स्टेट ऑफ डेक्कन बाय द एम्पायर फारुखसियार। Hereafter he occupied the state of Hyderabad। उसके बाद उन्होंने क्या किया बच्चों? ऑक्यूपाई किया स्टेट ऑफ हैदराबाद को। कब किया? 1725 में। उसके बाद उन्होंने बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस को फेस किया फ्रॉम द मराठास अंडर द लीडरशिप ऑफ पेशवा बाजीराव। The Marathas were determined to collect the taxes known as छुट्टे या फिर सरदेशमुखी। अब बच्चों जो मराठास थे उस टाइम पे वो बहुत ज्यादा डिटरमिन्ड थे कि उनको क्या करना है, टैक्सेस को कलेक्ट करना है, जिसको उन्होंने छुट्टे या फिर सरदेशमुखी का नाम भी दिया। किससे बच्चों? जो भी हमारे 6 स्टेट्स ऑफ डेक्कन थे उनसे। बट द निजाम एज चिनकुलिज खान वाज पॉपुलरली कॉल्ड डिनाइड टू पे देम। लेकिन जो चिनकुलिज खान थे उन्होंने डिनाई कर दिया कि हम कोई भी टैक्स पे नहीं करेंगे। ही अटेम्प्टेड टू डिवाइड द मराठास। उन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश भी की कि वो मराठा को डिवाइड कर पाए एंड उन्होंने लड़ाई भी करी टू इनकम्प्लीट वॉर्स विद देम। 2 ऐसे वॉर्स थे जो कि बिल्कुल इनकम्प्लीट थे, ये वॉर्स भी उन्होंने स्टार्ट किए। देन चिनकुलिज खान पास्ड अवे इन 1748 में ही पास्ड अवे। ही वाज सेड टू बी द मोस्ट एलिजिबल रूलर ऑफ द डेक्कन। उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम सबसे ज्यादा एलिजिबल रूलर के नाम से भी जानते हैं डेक्कन में। द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर लेइंग डाउन द फर्म फाउंडेशन ऑफ द असफ जाही डायनेस्टी इन डेक्कन। उन्होंने क्या किया बच्चों? उन्होंने फाउंडेशन किया किसका? असफ जाही डायनेस्टी का, जो कि डेक्कन में प्रेजेंट है। आफ्टर हिज डेथ कंफ्यूजन प्रिवेडेड इन द रीजन। जैसे उनकी डेथ हुई तो उस रीजन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गई, विच वॉज फॉलोड बाय द कॉमन स्ट्रगल फॉर द थ्रोन। और किसके लिए कंफ्यूजन थी बच्चों? कि अब जो थ्रोन है उस पर कौन बैठेगा। बाय हिज टाइम foreign powers such as British and the French were extending their tentacles of influencing ever wider। ठीक है, अब उस टाइम पे क्या हुआ? जितने भी हमारे फॉरेन पावर्स थे जैसे कि ब्रिटिश और फ्रेंच, उन्होंने ये चीज देखी और उन्होंने इनका फायदा उठाया। The intervention of the Marathas in the politics of Deccan and the rise of state of Mysore under Hyder Ali created further implication of rulers of Hyderabad। अब हमने क्या देखा कि इंटरवेंशन हुआ मराठास का, कहाँ पे बच्चों? पॉलिटिक्स ऑफ डेक्कन में। उसके अलावा हमने ये भी देखा कि बहुत ज्यादा राइज हो रहा है स्टेट ऑफ मैसूर, किसके अंडर बच्चों? हैदर अली के अंडर, जिसने क्रिएट किए बहुत सारे फर्दर इम्प्लीकेशंस को ऑफ द रूलर्स ऑफ हैदराबाद। देन बच्चों आफ्टर मेनी ईयर्स ऑफ सक्सेशन, बहुत सारे ईयर्स बीत गए सक्सेशन को। उसके बाद निजाम अली द 4th सन ऑफ फर्स्ट निजाम। कौन थे बच्चों? वो 4th सन थे फर्स्ट निजाम के। उन्होंने इवेंचुअली क्या किया? असेंडेड किया थ्रोन को। कब? 1763 में, 15 ईयर्स आफ्टर हिज फादर्स डेथ। ही रूल्ड फॉर अराउंड 40 ईयर्स। उन्होंने 40 साल तक क्या किया बच्चों? वहां पे रूल किया एंड डिफेंडेड द डेक्कन। उन्होंने डेक्कन को डिफेंड किया, डेक्कन को बचाया फ्रॉम द अग्रेशन ऑफ मराठास। किसके अग्रेशन से बच्चों? मराठास के अग्रेशन से एंड टीपू सुल्तान ऑफ मैसूर। इन दोनों से ही उन्होंने डेक्कन को प्रोटेक्ट करके रखा और उसको डिफेंड भी करते रहे। देन बच्चों कमिंग टू मैसूर। अब बच्चों जो मैसूर था वो पार्ट था कहाँ का? विजयनगर एम्पायर का। ड्यूरिंग 18th ऑफ सेंचुरी द एम्पायर वाज रूल्ड बाय चिक्का कृष्ण राज। अब बच्चों 18th ऑफ सेंचुरी में उसको कौन रूल करता था? उसको रूल करते थे चिक्का कृष्णा राज। बट 2 ऑफ हिज मिनिस्टर्स, उनके 2 मिनिस्टर्स थे जिनका नाम था नंजराज एंड देवाराज। उन्होंने क्या किया बच्चों? उन्होंने उनकी पावर को रिड्यूस किया और उनको एज अ पपेट ट्रीट किया। मैसूर वाज इन्वॉल्व इन अ नंबर ऑफ वॉर्स। अगर हम मैसूर की हिस्ट्री देखते हैं तो मैसूर बहुत सारे वॉर्स में इन्वॉल्व है, जो कि अपने एडजेसेंट स्टेट्स के साथ ही वो वॉर करते थे। इन विच अ आर्मी कमांडर नेम्ड हैदर अली सरफेस्ड एज अ सक्सेसफुल सोल्जर। जिसमें कि एक आर्मी कमांडर था जिसका नाम क्या था बच्चों? हैदर अली था, जो कि एक बहुत ही सक्सेसफुल सोल्जर था। इन 1761 आफ्टर द डेथ ऑफ नंजाराज ही सेट अप हिज अथॉरिटी ओवर द किंगडम। जैसे ही क्या हुआ बच्चों? नंजाराज का डेथ हुआ, उसके बाद हैदर अली ने क्या किया? एक अथॉरिटी बना ली ओवर द किंगडम और वो वहां का सुल्तान बन गया। अब बच्चों जो हैदर अली था उसने प्रूव किया कि वो बहुत ही ज्यादा केपेबल रूलर है। ही रिकॉग्नाइज द मैसूर आर्मी। उसने क्या किया? मैसूर आर्मी को रिकॉग्नाइज किया और उनको अच्छे से ट्रेन किया। इन अ ब्रीफ टाइम पीरियड हैदर अली पावरफुल आर्मी कन्वर्टेड मैसूर स्टेट टू बी रॉकन विद। अब हैदर अली ने बच्चों क्या किया? जो उसकी पावरफुल आर्मी थी उन्होंने कन्वर्ट किया मैसूर को एक स्टेट के अंदर, और वो चाहता था कि वो क्या करे? वो मैसूर को एक्सपैंड करे, बट ही हैड टू बी कंटेस्ट विद द मराठास। लेकिन उसको क्या करना पड़ता? उसको मराठा से और जो निजाम से उनसे लड़ना पड़ता ताकि वो अपने किंगडम को एक्सपैंड कर पाए डेक्कन की साइड भी। ही वाज सक्सीडेड बाय हिज सन
टीपू सुल्तान। अब बच्चों उसको किसने सक्सीड किया, उसको सक्सीड किया उसके ही सन ने, जिसका नाम था टीपू सुल्तान। अब बच्चों जो टीपू सुल्तान थे वो बॉर्न हुए थे लाइक अ फाइटर लाइक हिज फादर, मतलब बिल्कुल फाइटर थे जैसे उनके फादर थे बिल्कुल वैसे ही, लेकिन वो अच्छे डिप्लोमैट नहीं थे। ही इंट्रोड्यूस सेवरल रिफॉर्म्स टू वेस्टर्नाइज हिज आर्मी। उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स दिए कि हमें अपने आर्मी को वेस्टर्नाइज कर देना चाहिए, हमें उनको मतलब मॉडर्न वे में ढालना चाहिए, मॉडर्न नेवी बनाना चाहिए। ही सेंट ट्रेड मिशंस टू सेवरल कंट्रीज ऑफ वेस्ट एशिया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ट्रेड मिशंस भेजे बहुत सारे कंट्रीज में जैसे कि वेस्ट एशिया और यूरोप। ही इंट्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म कॉइनेज सिस्टम। उन्होंने क्या किया बच्चों, इंट्रोड्यूस किया कि यूनिफॉर्म कॉइनेज सिस्टम होना चाहिए, और एक न्यू कैलेंडर सिस्टम भी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। ही अंडरटुक सेवरल रिफॉर्म्स टू इम्प्रूव द कंडीशंस। उन्होंने क्या किया बच्चों, बहुत सारे क्या किए, रिफॉर्म्स किए ताकि वो इम्प्रूव कर पाए कंडीशंस ऑफ द पीपल को और डेवलपमेंट कर पाए वो स्टेट का। उनके जो इकोनॉमिक मेजर्स थे बच्चों वो असिस्ट किए मैसूर ने टू मेक द ग्रेट प्रोग्रेस। He passed away in actions while fighting for the fourth Anglo-Mysore War in 1799। अब बच्चों he passed away कब, 1799 में, कब, जब फाइट हो रही थी कौन सी बच्चों, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, तो वहां पे उनकी क्या हो गई, डिमाइस हो गया, डेथ हो गया। उसके बाद बच्चों हम बात करेंगे इकोनॉमिक कंडीशंस की। द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर द बल्क ऑफ द पॉपुलेशन वाज एग्रीकल्चर। ज्यादातर लोग किससे बच्चों अपना जिंदगी चलाते थे, एग्रीकल्चर से। वाइल द मेन इनकम ऑफ द स्टेट वाज लैंड रेवेन्यू। जो मेन इनकम था वो लैंड रेवेन्यू से आता था। द पीसेंट्स वर फोर्स टू पे हेवी टैक्स। अब बच्चों जो हमारे पीसेंट्स थे हम उनको बहुत ज्यादा क्या करते थे, फोर्स करते थे कि उनको हेवी टैक्स को पे करना पड़ेगा। एंड एब्सेंस ऑफ यूनिफॉर्म टैक्सेशन सिस्टम, और यूनिफॉर्म टैक्सेशन सिस्टम भी नहीं था, विच मीन्स कि जो लोअर मिडिल क्लास लोग थे वो ज्यादा से ज्यादा टैक्स पे करते थे, लेकिन जो बाकी लोग थे वो लग्जरी लाइफ को जीते थे। बट दे डिड नॉट गेट एनी क्लेमेसी एंड रिलीफ फ्रॉम द स्टेट इन केस ऑफ नेचुरल कैलेमिटी। लेकिन वो टैक्स तो बहुत ज्यादा लेते थे, लेकिन अगर कोई भी नेचुरल कैलेमिटीज हो जाती थी तो वो लोग उनको बिल्कुल भी पैसे नहीं देते थे। The means of cultivation remained the same as they had been for centuries, and neither the peasants nor the state took any initiative to introduce any agriculture innovations। अब बच्चों अगर हम means of cultivation देखें तो अभी भी सेम ही है, और अभी तक हमने क्या नहीं किया, वहाँ पे इनिशिएटिव नहीं लिया है कि हम इंट्रोड्यूस करें एग्रीकल्चर इनोवेशंस को। इन स्टेट्स अवध एंड बंगाल हाउएवर प्रोग्रेसिव रूलर्स इंट्रोड्यूस सम मेजर्स। लेकिन अगर हम अवध और बंगाल की बात करते हैं तो वहाँ पे कुछ ऐसे प्रोग्रेसिव रूलर्स थे जिन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए कुछ मेजर्स को, ताकि हम क्या कर पाए, उनकी कंडीशंस को इम्प्रूव कर पाए। देन बच्चों आता है हमारा ट्रेड एंड कॉमर्स। इन 18th ऑफ सेंचुरी ट्रेड वाज अ सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी। 18th ऑफ सेंचुरी में अगर हम ट्रेड की बात करते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट एक हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटी हुआ करती थी। अलोंग द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया ट्रेडिंग आउटपोस्ट हैड बीन सेटअप बाय द यूरोपियन ट्रेडर्स। अब बच्चों यूरोपियन ट्रेडर्स ने क्या किया, वहां पे सेटअप किया कि सिर्फ ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट पे ही नहीं, लेकिन जो आउटपोस्ट है वहां पे भी ट्रेडिंग हुई हो जाए। द रूलर्स ऑफ इंडिया स्टेट्स डिड नॉट डू एनीथिंग टू डिस्करेज द इंग्लिश। जो बच्चों रूलर्स थे इंडिया के, उन्होंने बिल्कुल भी डिस्करेज नहीं किया इंग्लिश को एंड फ्रेंच ट्रेडर्स को, हु फॉर्म द बल्क ऑफ दिस कम्युनिटी सिंस फॉरेन ट्रेड प्रोड्यूस रिच रेवेन्यूज। उन्होंने क्यों अपोज नहीं किया बच्चों, क्योंकि जो फॉरेन ट्रेड्स थे वो बहुत ज्यादा रिच रेवेन्यू कमाते थे। कॉटन, टेक्सटाइल, रॉ सिल्क, स्पाइसेस एंड ओपियम वर द मेन आइटम्स टू एक्सपोर्ट। अब बच्चों अगर हम एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं तो उसके जो मेन आइटम्स थे एक्सपोर्ट के वो थे हमारे कॉटन, टेक्सटाइल्स, रॉ सिल्क, स्पाइसेस एंड ओपियम। एज द मुगल एम्पायर डिक्लाइंड, जैसे जैसे मुगल एम्पायर डिक्लाइन होता चला गया, द सेंटर्स ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री एक्टिविटी चेंज डिसाइडली टू द न्यू पॉलिटिकल सेंटर्स। अब धीरे धीरे क्या होने लग गया बच्चों, जो भी हमारे ट्रेडिंग सेंटर्स थे, जो भी हमारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज थी, वो भी बहुत ज्यादा चेंज होने लग गई। इन द मीन टाइम द रूरल इकोनॉमी worsened because of frequent external interference। लेकिन अगर हम रूरल इकोनॉमी की बात करें तो वो बहुत ही ज्यादा क्या होने लग गई बच्चों, वो और भी ज्यादा खराब होने लग गई, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सटर्नल इंटरफेरेंस वहां पे थी। The arrival of the British hastened this process and devastated their country economy by their merciless policy। और उन्होंने क्या किया बच्चों, ब्रिटिश लोगों ने अपनी इतनी ज्यादा मर्सिलेस पॉलिसी बनाई जिसकी वजह से जो कंट्री की इकोनॉमी थी वो बहुत ज्यादा खराब हो गई, डेविस्टेटेड हो गई, और अनइक्वल कंपटीशन सपोर्टेड बाय पॉलिटिकल डोमेशन। और उन्होंने क्या किया बच्चों, उन्होंने अनइक्वल कंपटीशन को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, विच मीन्स कि जो अमीर लोग थे वो ज्यादा अमीर होते चले गए, और जो गरीब थे उनके लिए कोई भी पॉलिसीज ही नहीं बनी, वो और ही ज्यादा गरीब होते चले गए।
तो बच्चों, दैट इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आई विल मीट यू इन योर नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।